आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें हम भारत के प्रमुख पठार, भारत की तटरेखा, पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर चर्चा करेंगे। 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा होने वाली है। ये हमारी क्लास आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि हम अपनी इस क्लास में इन सभी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख पठार। यहाँ एक पठार है लद्दाख का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर है मेघालय का पठार, काठियावाड़, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार। यहाँ पर है दंडकारण्य का पठार या क्षेत्र। यहाँ पर है दक्कन का पठार और यहाँ पर है कर्नाटक का पठार। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। ए ऑप्शन है क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग है बी प्रायद्वीपीय खंड का। ये जो आप भारत के मैप में, अगर हम इस पूरे हिस्से की बात करें तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और यहाँ पर आप मेघालय का पठार देख रहे हैं। तो ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये हिस्सा इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसे पूरे हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। तो मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत के रिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं सैनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। छोटा नागपुर का पठार पर सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इसमें सी ऑप्शन आएगा खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला इसका धनबाद है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गत्र है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर पठार है। एक क्वेश्चन दिया है, मैप के थ्रू है। तो मानचित्र में एबीसीडी द्वारा अंकित क्रम से स्थानों के बारे में पूछा गया है कि जो पॉइंट यहाँ दिखाए गए हैं ए बी सी और डी, इनमें से चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट दिखाया गया है ये रिफ्ट वैली का एरिया है, यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। बी छत्तीसगढ़ का पठार है। सी छोटा नागपुर का पठार है। और डी ये वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जहां पर बहुत कम वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? ये मालवा का पठार है, जो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है?
ए ऑप्शन मालवा का पठार। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन दो राज्यों में स्थित है, जिसको दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है। यदि हम इस मैप की बात करें तो दंडकारण्य क्षेत्र लगभग यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा है, तो इसका आंसर ई ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? कितना आसान क्वेश्चन, सी मध्यवर्ती भाग में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाग मेघालय का पठार का अंश नहीं है? ध्यान रखना, मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, ज्यान्ती, ये तीनों मेघालय के पठार का पार्ट होती हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि मेघालय के पठार का अंश नहीं है, तो इसमें गारो, खासी, ज्यान्ती तो मेघालय का भाग है, लेकिन जो ए ऑप्शन है भुवन पहाड़ियां मेघालय के पठार का भाग नहीं है, ये मिजो हिल्स का भाग है। नेक्स्ट है भारत का तटीय भाग, भारत के तटीय राज्य। हम बात कर रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ पर अरब सागर है। तो भारत के वो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जिसका भाग बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या इधर नीचे हिंद महासागर से लगा हुआ है? तो भारत का एक राज्य गुजरात है, जिसकी बाउंड्री समुद्र से अटैच है। महाराष्ट्र नंबर 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, नीचे तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिमी बंगाल 9। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा तटीय है, मतलब जो राज्य कोस्टल है। कोस्टल का मतलब है कि ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। तो भारत के 9 राज्य हैं। और यदि आप इन 9 राज्यों का बाउंड्री की बात करें, तो सबसे अधिक बाउंड्री गुजरात राज्य की लगती है समुद्र से, और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। आंध्र प्रदेश की इस तरह से बाउंड्री है, जो गुजरात के बाद सबसे अधिक अटैच होती है। और सबसे कम बाउंड्री है गोवा की, जो समुद्र से लगती है। भारत की तटरेखा, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र से लगती है। गुजरात की बाउंड्री लगभग 1214 किलोमीटर है, जो समुद्र से लगती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हैं, जिनकी बाउंड्री समुद्र से अटैच है या लगती है। देखिए, एक तो है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है दमन, और यहाँ पर है दीव। ये हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर है पुडुचेरी। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र से भी लगती है, और 9 राज्य हैं, तो टोटल 13 हो गए हैं। और ये ध्यान रखना, सबसे अधिक लंबाई गुजरात की लगती है, और गुजरात के बाद यदि आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर की लंबाई है जो समुद्र से लगती है, और सबसे कम यहाँ गोवा है, जिसकी लंबाई
सॉरी, जिसकी बाउंड्री समुद्र से लगती है। सबसे अधिक बाउंड्री वाला राज्य गुजरात और सबसे कम बाउंड्री वाला राज्य गुजरात है, सॉरी, गोवा है। राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी रेखा गोवा राज्य की है। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधे रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के पारदेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो लगभग 12 समुद्री मील तक होती है। इसी क्षेत्र के उपयोग को भारत का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके आगे कॉन्टिजेंसी जोन है, जिसका विस्तार लगभग 24 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से लगभग 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। आइए एक बार समझाते हैं। अगर आप ये मैप देख रहे हैं, तो ये भारत की ये लैंड बाउंड्री है और ये सारा हिस्सा समुद्र का है। तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है, इससे यदि हम समुद्र के अंदर लगभग 12 मील चलें, तो ये भारत की पारदर्शिक सीमा हो गई। ये भारत की पारदर्शिक सीमा होगी, जो लैंड बाउंड्री ये है आपकी। लैंड बाउंड्री से जब आप समुद्र के अंदर चलोगे 12 मील, क्योंकि के समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो मील में नापी जाती है। तो लैंड से समुद्र के अंदर की जो 12 मील अगर आप चलते हैं, तो भारत की समुद्री सीमा यहां से नापी जाएगी, इस हिस्से से। इस लैंड बाउंड्री से लेकर यदि आप 24 किलोमीटर पानी के अंदर चलते हैं, तो इसको कहा जाएगा संलग्न क्षेत्र, इस तरह से। और यदि आप लैंड बाउंड्री से समुद्र में लगभग 200 मील अंदर चलते हैं समुद्र में, तो ये भारत की हो जाएगी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कह सकते हैं कि भारत की जो बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री, ये लगभग लैंड बाउंड्री से लेकर 200 मील तक है। इसके बाद का जो पानी है, ये पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। कोई भी देश आकर यहाँ पर कोई भी काम कर सकता है। लेकिन इस 200 मील के अंदर यहाँ पर जो भी कोई नया अगर कोई द्वीप खोजा जाएगा, द्वीप मतलब आइलैंड, या कोई भी गैस या तेल की खोज की जाती है, तो उस पर सारा अधिकार भारत का होगा। तो ये जो रूल है, ये सब देशों के ऊपर लागू होता है। जो भी देश समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं, उनमें 200 मील तक का जो एरिया है वो उसी देश के पास रहता है। और उसके बाहर का जो एरिया है वो सभी दुनिया के देशों के लिए समान रूप से खुला हुआ है। कोई भी देश आकर 200 मील की दूरी को छोड़कर बाहर कोई भी काम कर सकता है। कोई नया आइलैंड बना सकता है, गैस की खोज कर सकता है, वो सब उसका राइट होगा। उसके ऊपर उस देश का अधिकार होगा। तो यहाँ पर टेरिटोरियल बाउंड्री, पारदर्शिक क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, 12 समुद्री मील। इसके आगे है कॉन्टिजेंसी संलग्न क्षेत्र, ये 24 नॉटिकल मील तक है। और उसके बाद हमने बताया आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है, ये दिखाया गया है। इस टॉपिक के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आरओ के प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन है चेन्नई। तो भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पारदर्शिक जल क्षेत्र का विस्तार है, हमने भी बताया है कि तट से समुद्र में 12 समुद्री मील तक। ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है।
झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। ये भी सही क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? एमपी पीसीएस 95 2014, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006, पीसीएस प्री 2006, समीक्षा अधिकारी 2006, यूपी पीसीएस प्री 2007 में। तो सी ऑप्शन गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है और सबसे कम तटीय सीमा गुजरात की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो बी ऑप्शन गुजरात। अच्छा यहाँ पर देखिए, यदि इस क्वेश्चन में गुजरात ऑप्शन ना हो तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे बी है। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2008 में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो हमने अभी आपको काउंट किए थे। सी ऑप्शन 9 राज्य तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। ये आईएएस प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके कारण होता है? ये होता है लहरों के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्वी और पश्चिमी तट। अच्छा आप देख रहे हैं कि जो हम अपनी ये क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद उसी टॉपिक के वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। एक है गुजरात या काठियावाड़ का तट, एक है पश्चिमी तट और एक है पूर्वी तट। इस हिस्से को कहा जाता है पूर्वी तट और इसे कहा जाता है पश्चिमी तट। देखिए ये गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तट है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। गुजरात से लेकर गोवा के तट को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलोर, मंगलोर है कर्नाटक में, गोवा से लेकर मंगलोर तक के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। और मंगलोर से लेकर यहाँ तमिलनाडु के तट को, तमिलनाडु तक का जो तट है, यानी यहाँ इस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर राज्य है केरल राज्य। तो मंगलोर से लेकर इस हिस्से तक के जो तट है, केरल का जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है मालाबार तट। इसी तरह से पूर्वी तट की बात करें तो उड़ीसा का जो तट है उसे उत्कल तट कहा जाता है। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का जो तट है इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश से लेकर इधर का जो हिस्सा है तमिलनाडु का, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। गुजरात तटीय मैदान गुजरात व दादर नागर हवेली मैदान, दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती माही नदियों के जलोढ़ से बना हुआ है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तट के उत्तरी भाग को हमने भी आपको बताया है, महाराष्ट्र और गोवा के जो बीच का मैदान है उसको कहा जाता है कोंकण तट। मध्य भाग जो कर्नाटक में है उसे कहा जाता है कन्नड़ तट। और जो दक्षिणी भाग है केरल का जो तट है उसे कहा जाता है मालाबार तट। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। इसमें महानदी और कृष्णा के बीच का जो मैदान है इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है।
नेक्स्ट, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के इस बिंदु से लेकर तमिलनाडु के कैप कैमरून कन्याकुमारी तक है। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इसमें बंदरगाह भी दिए गए हैं, पोर्ट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला गुजरात, मुर्मुगोवा गोवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोची केरल और न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा, एन्नोर तमिलनाडु और तूतीकोरन तमिलनाडु में है। इसके ऊपर हमारी एक नई क्लास होगी पूरी, जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, तो पूरी डिटेल हम आपको वहां पर बताएंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और जो ये शहरों के नाम दिए गए हैं, तो सबसे ऊपर जंजीरा है, इसके बाद सिंधु दुर्ग, इसके बाद कन्नूर और इसके बाद नागरकोइल। ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर अगर बात करें, पहले जंजीरा, फिर ये सिंधु दुर्ग, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद कन्नूर कर्नाटक और इसके बाद नागरकोइल, ये आपका तमिलनाडु राज्य के उसमें आएगा, कन्याकुमारी जिले में। और सॉरी, जो कन्नूर है, ये कन्नूर कर्नाटक में ना होकर केरल में है। तो ये चार शहर इस तरह से दिखाए गए हैं। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, भारतवर्ष के निम्नलिखित शहरों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो ए ऑप्शन, जंजीरा और उडुपी, ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ओरोविला और तूतीकोरन ये पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल तट। भारत में लौटते हुए मानसून के जरिए जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर ही होती है सर्दियों में। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट, और केरल का तट मालाबार तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा व कैप कामरून के मध्य स्थित है। तो ए ऑप्शन है, कोरोमंडल तट। अच्छा, तमिलनाडु में जो सबसे नीचे का हिस्सा है इसे कैप कामूरियन बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे कैप कामीरून के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है द्वीप समूह, और द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी के स्थित द्वीप समूह। क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो डी ऑप्शन आएगा, उत्तरी अंडमान में। ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसका नाम सैंडल पीक है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है ए अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। देखिए, यदि हम
ये भारत है और यहाँ हम बना रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से। तो यदि हम बात करें, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे बोला जाता है अंडमान, और इस लाइन के नीचे के हिस्से को बोला जाता है निकोबार। और ये जो लाइन है, ये है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक किसको करता है? अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट, आईएएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री, इसको 10 डिग्री अक्षांश रेखा को 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को। ये कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो जो बैरन द्वीप है, वो ये भारत का एक एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो डी ऑप्शन, बैरन द्वीप। ये अंडमान के पास है। नेक्स्ट है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। ये हमने बताया हुआ है, अपनी झील वाला जो पोर्शन है उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है, आदम ब्रिज राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। नेक्स्ट, आईएएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे अधिक निकट है? तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, ये लगभग ग्रेट निकोबार के बहुत ही नजदीक है। नेक्स्ट है, अरब सागर के स्थित द्वीप। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर का द्वीप है। ये अरब सागर में स्थित द्वीप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? ए ऑप्शन, तिलंजोंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ध्यान रखना, जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है, यानी कि इसका निर्माण कोरल रीफ से हुआ है। पूरा का पूरा लक्षद्वीप प्रवाल से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल का द्वीप है, प्रवाल जनित द्वीप है? तो इसमें ऑप्शन आएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, 36, 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भारतीय तट रेखा से जो बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तो उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो उसमें सी ऑप्शन है, रामेश्वरम। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस 2016 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालकेट द्वीप है। मुंबई जो स्थित है वो सालकेट द्वीप पर है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालकेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। ध्यान रखना, मुंबई जो शहर है ये सालकेट द्वीप पर ही स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन है। इसको छोड़,
नेक्स्ट है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक जवारीय क्रीक है, कच्छ के रण में स्थित है और ये दलदली भूमि है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इधर एक क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। मुंबई सालकेट द्वीप पर स्थित है। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।